हमारा जो टॉपिक है, कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, देयर फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स कौन सी होती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे हम उनको रिक्लेम कर सकें, है ना। कल हमने इसका एक टाइप डिस्कस किया था, सैलाइन सॉइल। ओके, सो आज हम इसका दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे, जो है अल्कली सॉइल्स। ओके, तो अल्कली सॉइल्स कौन सी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ये कैसे बनती हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखेंगे, फिर पढ़ेंगे कि इसको कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे इसकी क्लासिफिकेशन होगी। ओके, उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इनकी अल्कली सॉइल से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं फेस क्रॉप्स में फेस की जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर अल्कली सॉइल की फॉर्मेशन हो गई है कहीं पे, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अल्कली सॉइल्स होती कौन सी हैं, किन सॉइल्स को जैसा कि ये साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का एक टाइप है, तो ये भी एक टाइप की साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स ही होती हैं। लेकिन इसमें जो साल्ट होता है ना, वो सोडियम होता है, सोडियम साल्ट होता है। ओके, alkali soils are those that contain measurable amount of soluble salts, mostly as carbonates and bicarbonates of sodium। मीन्स सोडियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं इसमें, जिससे कि सॉइल्स की जो साल्ट इफेक्टेड होने की प्रॉपर्टी है वो शो होने लग जाती है, सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होने से, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं अल्कली सॉइल्स। इसमें सोडियम होगा, डिसॉल्व होगा जिसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं इसके, दी सॉइल्स है, इनकी पीएच जो रेंज होती है वो 8.2 से कम होती है। जो इसकी एक्सचेंजेबल सोडियम ईएसपी को बोलते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो एक्सचेंजेबल सोडियम किस तरह होता है इसमें, 15 के नियर अबाउट। और जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो 4 से ज्यादा होती है। तो इसलिए इनको हम ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पीएच वैल्यू देख के इसको इसका कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। अगर एक्सचेंजेबल सोडियम है, उसकी आइडेंटिफिकेशन से हम देख सकते हैं कि कौन सी सॉइल है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट से भी हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रल साल्ट्स, लाइक जो NaCl है ना, न्यूट्रल साल्ट्स होते हैं ये, NaCl, Na2CO, Na2SO4 आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये जो न्यूट्रल साल्ट्स होते हैं ना, ठीक है, जो एसिडिक नहीं होते, बेसिक नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, जो जिनका पीएच लेवल न्यूट्रल होता है, उनको न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaCl है और Na2SO4 है। इनकी जो प्रेजेंस होती है अल्कली सॉइल में वो बहुत कम होती है। द अल्कली सॉइल्स आर आल्सो नोन एज सोडिक सॉइल। ओके, अल्कली सॉइल को हम सोडिक सॉइल बोलते हैं, क्योंकि अल्कली सॉइल होने का मेन जो रीजन है क्यों इनको हम अल्कली सॉइल बोलते हैं, क्योंकि इनमें सोडियम की अमाउंट ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए इनको अल्कली सॉइल भी बोल सकते हैं, सोडिक सॉइल भी बोलते हैं। ओके, इनको ब्लैक अल्कली सॉइल भी बोला जाता है। तो अल्कली सॉइल भी बोल सकते हैं, ब्लैक अल्कली सॉइल भी बोल सकते हैं, और सोडिक सॉइल भी बोल सकते हैं। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ हाई पीएच। इनका जो पीएच होता है वो ज्यादा होता है। एंड Na2CO3, द फाइनली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इज डिसॉल्व अलोंग द वाटर। और इनमें जो Na2CO3 होता है ना, वो उनकी उसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है, और ये बिल्कुल ही डीकम्पोज होता है, मींस छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हुआ होता है, ये मिनरलाइजेशन हुआ होता है इसका सॉइल में।
इससे कि सॉइल का जो कलर होता है ना वो ब्राउन होता है, या तो डार्क ब्लैक होगा या इसका कलर जो होगा ब्राउन होगा, इसके कारण Na2CO3 के। ओके, सो दैट वाज द रीजन कि ये अल्कली सॉइल्स जो होती हैं, इसके ये थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स सीख के हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जो अल्कली सॉइल है, सोडिक सॉइल, वो बनती कैसे हैं? ठीक है, फर्स्ट जो है सोडिकेशन ड्यू टू रिपीटेड साइकिल ऑफ वेटिंग एंड ड्राइंग। सोडिकेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ सोडियम। इसका जो रिपीटेड साइकिल होता है ना, कि हमने इरिगेट कर दिया, फिर वो बाद में ड्राई हो गया, फिर हमने इरिगेशन प्रोवाइड कर दी, फिर ड्राई हो गई सॉइल, फिर इरिगेशन। तो ये एक साइकिल होता है। इसमें जो सोडियम होता है ना, ये बार बार ऐड होता रहता है सॉइल में। जैसे हमने कोई सोडियम एनरिच्ड अमाउंट, ज्यादा अमाउंट का कोई भी हमने मिनरल, कोई भी हमने थ्रू वाटर हमने सोडियम उसको ज्यादा प्रोवाइड कर दिया सॉइल को। ओके, तो इसका लीचिंग नहीं होता, इसका लॉस नहीं होता, ये ऐड होता जाता है सॉइल में। तो इससे क्या होता है? सोडिकेशन हो जाती है, मींस एडिशन ऑफ सोडियम हो जाता है सॉइल में, जिससे कि अल्कली सॉइल जो है वो फॉर्मेशन होती है उनकी। सेकंड, सोडिकेशन ड्यू टू शैलो ब्रैकिश ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर होता है ना, उसमें अगर सोडियम की अमाउंट ज्यादा है और वो हमने इरिगेशन के लिए यूज किया, तो जब हमने इरिगेशन प्रोवाइड किया सॉइल में, तब उसमें एडिशन हो गया सोडियम का, सोडियम की अमाउंट जो होगी वो बढ़ गई सॉइल में, इससे भी फॉर्मेशन होती है अल्कली सॉइल की। थर्ड जो है सोडिकेशन ड्यू टू द यूज ऑफ सलाइन इरिगेशन वाटर। अगर सलाइन इरिगेशन वाटर का यूज किया है, तब भी सॉइल अल्कली में फॉर्म में हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे, क्योंकि सोडियम है, सोडियम के जो सोर्स होते हैं ना, मेनली उसका सोर्स है वाटर। वाटर के थ्रू इरिगेशन के टाइम जब हम वाटर अप्लाई करते हैं सॉइल में, तो उसमें सोडियम ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन जब ये एक लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो अल्कली सॉइल फॉर्म हो जाती है। तो सॉइल जो होती है वो अल्कली सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इन कॉन्टैक्ट टू सैलाइन सॉइल, द सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉइल, अल्कली सॉइल्स कंटेन मीजरेबल अमाउंट्स ऑफ। इनमें जो अल्कली सॉइल्स होती है ना, इसमें कौन कौन से जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से जो मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से जो एटम्स होते हैं, वो होते हैं जैसे CO3, HCO3, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन हो गया, सल्फेट हो गया, मे आल्सो बी प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट। ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अमंग द कैटायंस सोडियम इज द डोमिनेंट वन ऑफ द, फॉलोड बाय मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये जो एनाइंस होते हैं ना, CO3, कैल्शियम हो, CO3 हो गया कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, सल्फेट, ये एनाइंस होते हैं। और सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस का, मींस सोडियम एक कैटायन है। तो ये एनाइंस तो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ओके, जैसे ही वाटर में डिसॉल्व सोडियम सॉइल में एंटर होता है, तो वहां पे उनको एनायंस मिल जाते हैं, जिससे कि वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है। ओके, इसलिए उसकी जो लीचिंग होती है, उसका लॉस जो होता है वो नहीं होता या कम होता है। तो इस तरीके से सोडियम जो है वो ऐड हो जाता है सॉइल में। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। कैसे हम अल्कली सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट जो है क्लास है इसमें, सेकंड है ESP। मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि ESP क्या होता है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अगर 10 से ज्यादा है, 10 से कम है अगर, तो सोइल को क्या, कौन सी सोइल होती है? सोडिक फ्री, मींस इसमें सोडियम नहीं होता, इसको सोडियम फ्री, सोडिक फ्री सोइल बोलते हैं। अगर ESP 10 से 20 है,
अगर सोडियम की परसेंटेज जो है वो 10 से 20 है तो उसको स्लाइटली सोडिक बोलेंगे, मींस थोड़ी सी सोडिक है। अगर 20 से 30% है तो उसको मॉडरेटली सोडिक बोलेंगे, मींस मीडियम है। अगर 30 से 50% सोडियम की परसेंटेज है, एक्सचेंजेबल सोडियम मींस जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है, तो उसको हम स्ट्रैगली मींस जिसमें क्रॉप जो है स्ट्रगल करती हैं, स्ट्रैगली सोडिक बोलते हैं। और अगर 50 से ऊपर है, अगर सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम जो है उसकी परसेंटेज 50 से ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे वेरी सोडिक। ओके, कि सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा है इसमें, वेरी सोडिक सॉइल बोलेंगे उसको। ओके, तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन। इसको 5 टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं: सोडिक फ्री सॉइल, स्लाइटली सॉइल, स्लाइटली सोडिक, मॉडरेटली सोडिक, स्ट्रेगली सोडिक, और लास्ट इज वेरी सोडिक। तो नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस हम कैसे उसको सॉइल जो है अल्कली सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, देयर विल बी नॉट एनी नेचुरल वेजिटेशन एक्सेप्ट सम हार्डी ग्रासेस। कुछ जो हार्डी ग्रासेस को छोड़कर जो नेचुरल वेजिटेशन है उस सॉइल पे उसको ग्रो नहीं कर सकते। नेचुरल वेजिटेशन, हम कोई कमर्शियल क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते अल्कली सॉइल पे। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ग्रो नहीं की जा सकती एक्सेप्ट जो बहुत हार्ड नेचर के ग्रास वीड्स होते हैं उनको छोड़कर। नेक्स्ट, व्हेन वेट अल्कली सॉइल्स टर्न ब्लैक, जब वो वेट होती हैं तो अल्कली सॉइल जो है वो ब्लैकिश हो जाती हैं, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो उनमें पीएच होती है ना, सोडिक सॉइल में पीएच जो ज्यादा होता है, और ज्यादा पीएच के कारण ऑर्गेनिक मैटर है वो डिसॉल्व हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, किससे? Na2CO3 की हेल्प से। ओके, तो जो उसका कलर है ब्लैक कलर, जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तब उसका कलर जो है वो ब्लैकिश होता है। इसलिए जो सोडिक सॉइल है वो वेट होने के कारण ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज दे आर वेरी स्लिपरी, बहुत स्लिपरी होती हैं, सॉफ्ट भी होती हैं जब वेट होती हैं। जब अल्कली सॉइल वेट होती हैं तो स्लिपरी होती हैं और वेट और सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जब वो ड्राई हो जाती हैं तो बहुत हार्ड हो जाती हैं। ड्राई होने के कारण जो अल्कली सॉइल है बहुत हार्ड नेचर की होती है। अपॉन ड्राइंग डीप क्रैक्स 1 और 2 सेंटीमीटर वाइड डेवलप। जो ड्राई अप होने के कारण जब ड्राई होती है अल्कली सॉइल तो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि क्रैक्स नहीं जैसे आ जाते सॉइल में, तो अल्कली सॉइल में ये बहुत कॉमन है। अल्कली सॉइल में ये क्रैक्स आ जाते हैं और जो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक डीप हो सकते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो वो है द सरफेस सॉइल डेवलप अ हार्ड क्रस्ट। इसमें जो सरफेस होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ओके, कन्वेक्स सरफेस होता है, मींस हार्डनेस जो होती है सरफेस की वो बहुत ज्यादा होती है अल्कली सॉइल में। नेक्स्ट इज वाटर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू सीलिंग इफेक्ट ऑफ सोडियम। A few centimeter below the surface may therefore be almost saturated with water while the surface is dry। जो सरफेस होता है ना इसका वो बहुत ज्यादा ड्राई होता है, लेकिन सब सरफेस में वाटर की अवेलेबिलिटी इनफ होती है, सब सरफेस में वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन इसका जो सरफेस होता है वो ड्राई होता है। ओके, किसके इफेक्ट के कारण? सोडियम के इफेक्ट के कारण, क्योंकि सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ही प्रेजेंट है ना सॉइल में, इसलिए इसको सोडिक सॉइल बोलते हैं। तो सोडियम के इफेक्ट के कारण जो इसका सरफेस होगा वो वेट शो करता है, वेट होगा, और जो सब सरफेस होता है उसमें जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो इसमें
इनफ अमाउंट में होती है। नेक्स्ट इज रन ऑफ। वो जो रन ऑफ होता है वाटर का, ऑलवेज टर्बाइड बिकॉज ऑफ बैड फिजिकल कंडीशन। जो रन ऑफ, जो वाटर का फ्लो होता है ना, वो ऑलवेज डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है ना सॉइल की, वो बहुत ज्यादा बैड होती है। तो बैड फिजिकल कंडीशन के कारण जो वाटर का फ्लो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। नेक्स्ट इज क्ले पैन फॉर्मेशन। जो क्ले सॉइल होती है ना, उस क्ले सॉइल कौन सी होती है, जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, तो उसकी भी फॉर्मेशन होती है। ओके। क्योंकि क्ले सॉइल जो की फॉर्मेशन ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन के कारण होती है। तो हाई जो पीएच रेंज है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होगी। अगर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज ज्यादा हो रहा है, तो जो इसकी क्लेनेस है ना सॉइल की, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। ओके। तो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस सॉइल से रिलेटेड जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ सकती हैं। फर्स्ट जो है, पुअर वाटर एंड एयर परमेबिलिटी। जो इसकी वाटर और एयर की परमेबिलिटी है, मींस इसको होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो बहुत पुअर होती है। मतलब वो ना तो ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकता है और ना ही ज्यादा एयर को होल्ड कर सकता है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर किसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरेबिलिटी कम है, तो वो प्लांट को वाटर भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, एयर भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर सॉइल वाटर नहीं प्रोवाइड कर रही किसी प्लांट को, तो वो प्लांट ग्रो कैसे करेगा। एयर नहीं प्रोवाइड कर रही तो कैसे ग्रो करेगा, है ना। तो सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए फॉर द इनफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। और उसकी जो एयरेबिलिटी है, एयर, उसमें जो प्रेजेंस ऑफ एयर है, माइक्रोस्पोर होते हैं और मैक्रोस्पोर्स होते हैं, उनमें जो एयर है वो भी होनी चाहिए। लेकिन इस केस में ना तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ना एयर परमेबिलिटी है। तो उसके रिजल्ट से क्या होगा कि जो सॉइल एग्रीगेट्स हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। ओके। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये इस केस में फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड, लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ड्यू टू पुअर कंडक्टेंस फ्रॉम द लोअर लेयर्स। जैसे मैंने अभी बताया कि अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल के पास है ही नहीं, वाटर को संभाल कर रखने की वो कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे वो बाद में जब वाटर की जरूरत पड़ेगी प्लांट को, तो कैसे प्रोवाइड करेगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट इज सीडलिंग emergence एंड germination is greatly affected due to hard crust। जैसा कि सैलाइन सॉइल में है, हार्ड जो लेयर हो जाती है ना, इसके इस केस में भी वैसा सेम ही है। जो लेयर है ऊपर वाली वो हार्ड हो जाती है। उससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि हार्ड लेयर के कारण जो एमरजेंस है, जो हेलो। तो जैसा कि मैंने बताया कि सैलाइन सॉइल में जो है वो हार्ड हो जाता है सॉइल का सरफेस। इस केस में भी वैसा ही है, इसमें हार्ड हो जाता है, जिससे कि हार्डनेस के कारण अगर हमने कोई सीड सो किया भी है, तो वो हार्डनेस के कारण जमीन से बाहर नहीं आ सकता, जमीन से बाहर नहीं आ सकेगा। तो इस केस में भी वैसा ही है कि जो एमरजेंस है, सीडलिंग एमरजेंस और जर्मिनेशन है, वो इफेक्ट करता है। जो हार्ड पैन है सॉइल का, वो सीड जर्मिनेशन और एमरजेंस को इफेक्ट करेगा। थर्ड इज सीड बेड प्रेपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट डज नॉट कम टू प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन। जो सीड बेड बनाते हैं सोइंग से पहले, जब हम टिलेज
प्रैक्टिसेस करते हैं फील्ड में, तो इस सॉइल में टिलेज प्रैक्टिसेस करना भी बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि बिल्कुल सूखी सॉइल पे टिलेज प्रैक्टिसेस पॉसिबल नहीं है, बहुत हार्ड होती हैं। अगर उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो तो हम टिलेज इजिली कर सकते हैं। ओके, तो टिलेज प्रैक्टिसेस भी इसमें बहुत हार्ड टफ वर्क है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड देयर इज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन पोटेशियम एंड कैल्शियम न्यूट्रिशन। जो कैल्शियम होता है ना, उसकी डेफिशिएंसी होती है इस सॉइल में। तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो क्या होता है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट? एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है कि किसी एक डेफिशिएंसी हो जाए किसी एक न्यूट्रिएंट की, और वो इफेक्ट करे दूसरे की अब्जॉर्प्शन पे। ओके, यहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और ये इफेक्ट कर रहा है पोटेशियम की अपटेक पर और कैल्शियम की। ठीक है, बैड इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, बैड इफेक्ट शो कर रहा है किसकी अब्जॉर्प्शन पे, किसकी पोटेशियम की और कैल्शियम की। इसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज टॉक्सिक कंसंट्रेशन। जो HCO3 होती है ना, HCO3 एंड CO3, इसमें ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं सोडियम के। मींस जितना ज्यादा सोडियम है, इसलिए हम उस सॉइल को सोडिक बोलते हैं कि इसमें ज्यादा सोडियम है। अगर ज्यादा सोडियम है तो कार्बोनेट भी ज्यादा होगा और बाइकार्बोनेट भी ज्यादा होगा। मींस CO3 भी ज्यादा होंगे और HCO3 भी ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं कि जिस किसी भी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो उसको हम टॉक्सिक कंसंट्रेशन बोलते हैं। ऐसी कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा अमाउंट होने से वो उसके अगेंस्ट काम करने लग जाए किसी सॉइल के, तो उसको हम टॉक्सिक कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की टॉक्सिक कंसंट्रेशन हो जाती है सॉइल में। नेक्स्ट इज डिक्रीज सोलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड जिंक। आयरन जो और जिंक है उसकी सोलेबिलिटी कम हो जाती है सॉइल में। जब तक वो सोलेबल नहीं होगा तब तक प्लांट को अवेलेबल नहीं होता, तो सोलेबिलिटी कम होने से उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट में। इंक्रीज सोलेबिलिटी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स, जैसे आयरन है और मोलिब्डेनम है और सिलिकॉन है, इनकी जो सोलेबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, जिससे कि टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लग जाती है सॉइल। नेक्स्ट इज रिक्लेमेशन। हम उसको ठीक कैसे करेंगे सॉइल को? अगर हमारी सॉइल जो है वो टॉक्सिक हो गई तो उसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे? फर्स्ट जो है यूज ऑफ अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे। उसमें कौन कौन सी है? जैसे फॉर सक्सेसफुल क्रॉप्स इन अल्कली सॉइल्स, exchangeable sodium percentage of the soil must be lowered, which can be achieved by application of amendments। जैसे कि जो हमारी अल्कली सॉइल है उसमें हमने कोई क्रॉप ग्रो करनी है, क्रॉप ग्रो करने से पहले जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है ना, वो उसको कम करना पड़ेगा। उसके कौन कौन से मेथड्स हैं? जैसे जिप्सम, अगर हम जिप्सम अप्लाई कर रहे हैं, जिप्सम इज द मोस्ट कॉमनली यूज अमेंडमेंट फॉर रिक्लेमेशन। जिप्सम जो है CaSO4, इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ओके, तो जिप्सम को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो ESP है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है, ये उसको कम करने में हेल्प करता है। ओके, और पाइराइट को भी हम यूज कर सकते हैं, एलिमेंटल सल्फर को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जिप्सम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? द अमाउंट ऑफ जिप्सम needed for removal of exchangeable sodium from alkali soil
and also to decrease the soil pH to a desired level is called gypsum requirement. gypsum requirement किसको बोलते हैं? जितनी gypsum required होगी किसी soil को रिक्लेम करने में, किसी soil को ट्रीट करने में, उस जो soil है उस क्वांटिटी को जिप्सम की क्वांटिटी को जिप्सम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ calcium is required to replace 1 milli equivalent of sodium ion। जैसे कि 1 मिली इक्विवेलेंट होता है, 1 मिली कैल्शियम जो है इक्विवेलेंट होता है 1 मिली सोडियम को रिक्लेम करने में। इस तरीके से हम उसकी जो क्वांटिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट्स। कौन कौन से मेथड होते हैं? To ensure proper dissolution of gypsum and leaching of replaced exchangeable sodium ion, the water is to be pounded continuously on the soil a period of 8 to 10 days। कैसे अप्लाई करते हैं वाटर जिप्सम को? जो 80% जिप्सम होती है वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं और उसको उसके ऊपर इरिगेशन देते रहते हैं 8 to 10 डेज, जिससे कि वाटर जो है जिप्सम के साथ, जैसे वाटर इंट्रोड्यूस किया जाता है अल्कली सॉइल में तो उसमें जिप्सम होता है, सोडियम जो है जिप्सम के साथ अटैच हो जाता है और जिप्सम के साथ वाटर के साथ साथ वो लीच डाउन नीचे चला जाता है, जिससे कि हमारी सॉइल जो है वो क्लेम हो जाती है, रिक्लेम हो जाती है, वो ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। It brings down exchangeable sodium percentage to desired level before sowing। ये परसेंटेज जो होता है सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, उसको डाउन कर देता है सोइंग से पहले। व्हेन पायराइट्स और एलिमेंटल सल्फर आर यूज्ड एन अमेंडमेंट, then a cycle of wetting and drying is needed to maintain proper moisture and aerobic condition to ensure maximum oxidation and higher production of H2SO4। जब हम सॉइल के ऊपर वाटर अप्लाई करते हैं जिप्सम, जिसमें जिप्सम प्रेजेंट होता है 80%, तो जैसे हमने सॉइल के ऊपर सरफेस पे अप्लाई किया वो धीरे धीरे नीचे लेयर्स में चला जाता है, लेकिन जो जिप्सम होता है ना वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाता है और सोडियम को भी अपने साथ नीचे लेयर में ले जाता है। मतलब जो ऊपर वाला जो सरफेस पे सोडियम है वो अब निचली लेयर में चला जाता है, धीरे धीरे वो लीच डाउन हो जाता है, जिससे कि हमारी सॉइल जो है वो रिक्लेम हो जाती है। Amendment should be normally be broadcasted and incorporated in the surface 10 centimeter। Deeper depth of mixing of gypsum become inactive and thereby reduces। जो हमने मिक्सिंग करनी है जिप्सम की वो 10 सेंटीमीटर तक, जो सॉइल सरफेस होता है ना वो 10 सेंटीमीटर तक करनी है, जिससे कि हम प्रॉपर सोडियम की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट जो सेकंड इसका है अमेंडमेंट, जो मेथड ऑफ रिक्लेमेशन है वो है ऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड से कैसे कर सकते हैं? एडिशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल have not a tremendous influence on maintaining soil physical, chemical and biological properties of these। अगर हम सॉइल जो क्रॉप रेजिड्यू है और ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करते हैं सॉइल में, तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करता है सॉइल को, उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। क्रॉप रेजिड्यू हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं सॉइल में, उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटावेटर। ओके, इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा ऐड होगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स लाइक स्ट्रॉ, राइस हस्क। स्ट्रॉ क्या होता है? जो बायोलॉजिकल पोर्शन होता है प्लांट का। ग्राउंडनट एंड सल्फरा हर्ब्स, FYM कंपोस्ट, पोल्ट्री ड्रॉपिंग,
ग्रीन मैन्योर हो गया, ट्री लीव्स हो गए, सॉडस्ट होगी। ओके, ये जो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं ये हेल्प करते हैं सॉइल को रिक्लेम होने में, उसकी फिजिकल कंडीशन को भी ये इम्प्रूव करते हैं। उनमें केमिकल कंडीशन जो होती है, केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है सॉइल का, उसको इम्प्रूव करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को भी मेंटेन रखते हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ताकि वो अपने आप जो सॉइल को वो रिक्लेम कर सकें। नेक्स्ट इज थर्ड जो मेथड है इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उससे कैसे कर सकते हैं, जो फॉस्फोजिप्सम है, प्रेस मड हो गया, मोलेसिस हो गए। प्रेस मड जो शुगर केन का बाकी का पोर्शन बच जाता है ना, जैसे हम शुगर केन का जूस निकाल लेते हैं तो जो बाकी का पोर्शन बच जाता है उसको प्रेस मड बोलते हैं। ठीक है, उससे मोलेसिस भी बनते हैं। एसिड वॉश हो गया, इफ्लुएंट फ्रॉम मिल्क प्लांट्स हो गया। तो ये सारे जो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स हैं इनका भी हम यूज कर सकते हैं सॉइल में। और नेक्स्ट जो है फोर्थ मेथड कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस की हेल्प से हम कैसे रिक्लेम कर सकते हैं सॉइल को। लैंड लेबलिंग। लैंड लेबलिंग से क्या होता है कि लैंड लेबर के कारण जब एक सार हो जाती है, लैंड लेवल हो जाती है, तो जब हम उसको इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसका लीचिंग परसेंटेज, जो लीचिंग होती है ना, वो कॉमन हो जाती है, सभी जगह एक लीचिंग होगी। टू इंश्योर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट एंड यूनिफॉर्म लीचिंग। तो लीचिंग को यूनिफॉर्म करने के लिए मतलब कि सभी जगह से जो सॉइल है, सभी जगह से उसमें कितना ज्यादा जो सोडियम परसेंटेज है वो डिसॉल्व है। अगर हम यूनिफॉर्म कर देते हैं तो जितना भी सोडियम किसी एक पोर्शन पे है तो वो यूनिफॉर्म नेचर में ही लीच डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट पे सोडियम की परसेंटेज अब ज्यादा बच गई, दूसरे किसी कॉर्नर पे सोडियम की परसेंटेज कम है। अगर हम सॉइल को लेवल कर देते हैं और बाद में इरिगेट करते हैं तो सोडियम की परसेंटेज सारे सॉइल सरफेस पे सेम होगी। ओके, maintain plant population. Crop stand in alkali soils can be improved by increasing the seed rate and reducing the planting distance. अगर हम ज्यादा सीड रेट प्रोवाइड करें तब भी जो हम अपनी यील्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एज ऑफ सीडलिंग प्लांटिंग ओल्ड सीडलिंग हैज प्रूव टू बी बेनिफिशियल। यही सेम जो ट्रीटमेंट है, सेम जो मैनेजमेंट है वो सलाइन सोइल में भी पॉसिबल है। सलाइन सोइल में भी मैंने बताया है कि जैसे राइस की पहले नर्सरी प्रिपेयर होती है, बाद में ट्रांसप्लांट होता है ना, तो जर्मिनेशन तो पॉसिबल, जर्मिनेशन के चांसेस तो कम है, जमीन से बाहर आने के लिए प्लांट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम नर्सरी कहीं और प्रिपेयर कर लें और डायरेक्टली ट्रांसप्लांट कर दें ऐसी सॉइल में, तब जो है प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, तब जो है किसी सॉइल को सक्सेसफुली हम ग्रो कर सकते हैं ऐसी सॉइल पे। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होती है, जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है। इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, देयर विल बी रिलीजिंग ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन कार्बोनिक एसिड। जो CO2 है और कार्बोनिक एसिड है, ये क्या करता है, जो पीएच लेवल होता है ना सॉइल का उसको कम कर देता है। ओके, जिससे कि सॉइल को मैनेज करने में हेल्प होती है। ग्रीन मैन्योरिंग कौन कौन से होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, जैसे टेंचा हो गया, सस्बेनिया हो गया। ओके, तो ये सारी क्रॉप्स ग्रीन मैन्योरिंग में है। सन हेम्प, उसको भी हम ग्रीन मैन्योरिंग में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है इसके अंडर वो है कंटिन्यूस क्रॉपिंग। द लैंड शुड बी कंटिन्यूसली क्रॉप्ड टू कीप द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिप्लेस्ड। क्रॉपिंग जो है ना वो कंटिन्यूसली क्रॉप ग्रो करते रहना चाहिए ऐसी सोइल में, ताकि जो नाइट्रोजन, ताकि जो सोडियम है उसको रिप्लेस किया जा सके विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स।
क्योंकि जैसे-जैसे ये साइकिल चलता रहता है, सोडियम रिमूव होता रहता है, उसकी लीचिंग प्रोसेस, उसकी डिसॉल्व, अनडिसॉल्व प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहती है। इसलिए अगर क्रॉप लगाते रहते हैं, तो वो ये जो सर्कल जो है, वो चलता रहता है। ये साइकिल जो है, वो चलता रहता है, जिससे कि सोडियम के चेंज होने के चांसेस जो हैं, सोडियम की अमाउंट जो है एक्सचेंजेबल सोडियम की, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे वाटर मैनेजमेंट काम करता है, कि जैसे हम इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं तो वाटर के साथ-साथ जो सोडियम है वो भी डीपर लेयर में चला जाता है। ओके, गुड इरिगेशन मैनेजमेंट, अगर हम इरिगेशन अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं तो इजीली हम जो अपनी सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्कली सॉइल।